नमस्कार मित्रों, मैं रंजीत कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज अपने इस वीडियो में समाजशास्त्र प्रथम पाठ 1 भारतीय समाज एक परिचय पाठ का शेष भाग आपको पढ़ाऊंगा। इसके लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो बच्चों, हम आगे देखते हैं पाठ 1 भारतीय समाज एक परिचय पाठ 1 का शेष भाग। तो देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था पुरुषार्थ, पढ़ाया था कि पुरुषार्थ के प्रकार, यानी पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो पुरुषार्थ के बारे में पढ़ाया था कि पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अब आगे हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को ऋण तथा यज्ञ व्यवस्था। अब देखिए, इसमें ऋण तथा यज्ञ व्यवस्था, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के कर्तव्यों को ही हिंदू शास्त्रकारों ने ऋण माना है, जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में चुका देना चाहिए। यानी व्यक्ति के जो कर्तव्य होते हैं उन्हीं को ही हिंदू शास्त्र के रचयिताओं ने, जानने वालों ने ऋण माना है, जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में चुका देना चाहिए। ये ऋण 3 प्रकार के होते हैं: देव ऋण, ऋष ऋण, पितृ ऋण। तो अब देखते हैं। सबसे पहले ये ऋण जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं: देव ऋण, ऋष ऋण, पितृ ऋण। इन ऋणों के साथ साथ महायज्ञों का भी महत्व स्पष्ट किया गया है। यानी ये जो ऋण होते हैं इनके साथ साथ कुछ महायज्ञ होते हैं, उनका भी स्पष्ट वर्णन किया गया है। ये यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं, जैसे देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ। आप देखिए, इसके आगे संस्कार, इसको मैंने बताया संस्कार का अर्थ होता है शुद्धि की क्रिया। जीवन में व्यक्ति संस्कारों का उल्लेख क्यों करता है? शुद्ध आत्मा की शुद्धि के लिए, यानी शुद्धि की क्रिया के लिए। तो भारतीय समाज में परंपरागत रूप से संस्कारों का भी विशेष महत्व रहा है। यानी भारतीय समाज जो है वो प्राचीन काल से उसमें संस्कारों का विशेष महत्व रहा है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक विविध संस्कारों का विधान रखा गया। यानी व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक विविध प्रकार के संस्थानों का विधान रखता है। संस्कार का अर्थ होता है, यानी जो संस्कार है उसका अर्थ होता है शुद्धि की क्रिया। किसकी शुद्धि की? यानी आत्म शुद्धि की क्रिया। अपने मन को शुद्ध करना, अपनी आत्मा को शुद्ध करना ही संस्कार का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो गौतम धर्म सूत्र के अनुसार, यानी गौतम धर्म सूत्र में लिखा भी गया है कि मनुष्य के जीवन में लगभग 40 संस्कार होते हैं, जो उसके पूर्व जन्म, बाल्यावस्था, शिक्षा, विवाह, मृत्यु तथा मृत्यु पश्चात अवस्था से संबंधित होते हैं। ये गौतम धर्म सूत्र में लिखा गया है कि मनुष्य के जीवन में लगभग 40 प्रकार के संस्कार होते हैं, जिसके पूर्व जन्म, पहले के जन्म में, बाल्यावस्था से लेकर के शिक्षा, विवाह, मृत्यु तथा मृत्यु पश्चात अवस्था से संबंधित होते हैं। तो ये हमारा हुआ संस्कार। संस्कार के आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है उपनिवेशवाद है का अर्थ। तो उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? तो उपनिवेशवाद का अर्थ होता है किसी साम्राज्यवादी देश द्वारा किसी अन्य देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर उसे पराधीन बनाना। यानी आप कह सकते हैं कि उपनिवेश, अपने शब्दों में कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद का अर्थ होता है कि किसी साम्राज्यवादी देश द्वारा या किसी विशाल देश द्वारा, साम्राज्यवादी देश द्वारा किसी अन्य देश को यानी किसी दूसरे देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेना था, अपनी सत्ता स्थापित कर लेना, उसे अपने कब्जे में कर लेना ही पराधीन कहलाता है। यानी जो दूसरे के कब्जे में हो उसे हम पराधीन कहते हैं, आप समझ लीजिए। तो यही उपनिवेशवाद का अर्थ होता है कि किसी दूसरे देश पर अपनी सत्ता कायम करके उसे अपने अधीन कर लेना ही उपनिवेशवाद कहलाता है। फिर 16वीं शताब्दी में एशिया, अफ्रीका तथा अमेरिका महाद्वीप पर साम्राज्यवादी नियंत्रण स्थापित करने तथा उनको उपनिवेश बनाने का पहला चरण प्रारंभ हुआ। 16वीं से 18वीं शताब्दी तक के बीच के काल में यूरोपियों द्वारा भौगोलिक खोजों के बाद पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड तथा फ्रांस ने बड़े बड़े औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित किए। अब देखिए यहाँ पर 16वीं शताब्दी में सबसे पहले उपनिवेश सरकार कहाँ से प्रारंभ हुई? तो 16वीं शताब्दी में एशिया, अफ्रीका तथा अमेरिकी महाद्वीप जो थे वहां पर साम्राज्यवादी नियंत्रण स्थापित करने तथा उनको उपनिवेश बनाने का पहला चरण प्रारंभ हुआ था। और 16वीं से 18वीं शताब्दी तक के बीच के काल में यूरोपियों द्वारा
भौगोलिक खोजों के बाद पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड तथा फ्रांस ने बड़े बड़े औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित कर लिए, यानी बड़े बड़े देशों को अपने कब्जे में कर लिया था। इसके आगे एशिया तथा अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने वाले देश, यानी कह सकते हैं आपकी एशिया तथा अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने वाले देश कौन कौन से थे? तो इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी तथा इटली, और बाद में रूस तथा अमेरिका और जापान जैसे देशों ने भी उपनिवेश स्थापित किया। फिर राष्ट्र से आप क्या समझते हैं? देखिए, एशिया तथा अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने वाले देश कौन कौन से थे? ये प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एशिया तथा अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने वाले देश कौन कौन से थे? तो इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, जर्मनी तथा इटली, और बाद में रूस तथा अमेरिका और जापान जैसे देशों में ने उपनिवेश स्थापित किए। फिर राष्ट्र से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण ये भी है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्र से आप क्या समझते हैं? राष्ट्र किसे कहते हैं? राष्ट्र की परिभाषा क्या होती है? तो राष्ट्र से आशय, यानी कह सकते हैं आप कि राष्ट्र से आशय जनसंख्या के उस समूह से है। राष्ट्र से आशय या राष्ट्र का अर्थ जनसंख्या के उस समूह से है जो अपने आप को एक समुदाय के रूप में प्रस्तुत करता है तथा अनेक साझा विशेषताओं पर आधारित होता है। यानी समझ में आ रहा होगा बच्चों कि राष्ट्र से आशय जनसंख्या के उस समूह से होता है जो अपने आप को एक समुदाय के रूप में, यानी जैसे हम लोग की जनसंख्या है, हम लोग कहते हैं भारत एक राष्ट्रीय देश है, तो राष्ट्र क्या है? हम सभी वहां समूह के रूप में निवास करते हैं, यानी एक समुदाय के रूप में उस देश में निवास करते हैं। तो एक आ गया जो अपने आप को एक समुदाय के रूप में प्रस्तुत करता है तथा अनेक साझा विशेषताओं पर आधारित होता है, यानी कोई भी कार्य हो हम उस पर साझा करके उसकी विशेषताओं पर विशेष ध्यान देते हैं। फिर राष्ट्र की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? यानी एक राष्ट्र, ये तो राष्ट्र की परिभाषा हुई कि राष्ट्र से आशय जनसंख्या के उस समूह से होता है जो अपने आप को एक समुदाय के रूप में प्रस्तुत करता है तथा अनेक साझा विशेषताओं पर आधारित होता है। अब राष्ट्र की विशेषताएं देखिए कि राष्ट्र की विशेषताएं क्या होती हैं। तो सामान्य भाषा, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, यानी कहने का तात्पर्य कि राष्ट्र की विशेषता के लिए सबसे पहले सामान्य भाषा होनी चाहिए, यानी व्यक्तियों के बीच में नॉर्मल भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, एकदम इजी भाषा का, सामान्य भाषा का, सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, यानी राष्ट्र की विशेषता क्या होती है कि उसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसकी सीमा सीमित होती है, उसे हम एक राष्ट्र कह सकते हैं। फिर इतिहास, यानी किसी राष्ट्र का अपना अपना स्वयं का इतिहास होता है। फिर धर्म, राष्ट्र में धर्म की भावना भी निहित होती है। प्रजाति, यानी विभिन्न प्रकार की जातियां और निवास करती हैं प्रजाति, तथा राजनीतिक आकांक्षाएं, यानी और प्रत्येक राष्ट्र में राजनीतिक आकांक्षाएं भी विद्यमान होती हैं। तो ये हुई राष्ट्र की विशेषताएं। फिर आगे राष्ट्रवाद से आशय, ये तो हुई राष्ट्र की बात। फिर आगे देखते हैं राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो राष्ट्रवाद से आशय उस विचारधारा से है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति तथा समाज में राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव को प्रबल रूप से जीवन में आत्मसात किया जाता है। इसमें राष्ट्र तथा राष्ट्रहित को सर्वोपरि माना जाता है। यानी आप कम शब्दों में कह सकते हैं कि अपने राष्ट्र के प्रति लगाव, प्रेम या स्नेह की भावना रखना ही या देशभक्ति की भावना रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। आप इतनी बड़ी परिभाषा ना याद करके ये कह सकते हैं कि अपने राष्ट्र के प्रति या अपने देश के प्रति प्रेम, स्नेह, लगाव और देश प्रेम की भावना रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। फिर भारत में राष्ट्रवाद का उदय, हमारे देश में, यानी भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ? तो हमारे देश में उपनिवेश के प्रसार के उपरांत प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रबल हो जाने के परिणाम स्वरूप राष्ट्रवाद का विकास हुआ तथा यह ब्रिटिश शासन काल में 19वीं सदी के अंतिम चरण में और प्रबल होने लगा, यानी और मजबूत होने लगा। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ? हमारे देश में, यानी हमारे देश भारत में उपनिवेश के प्रसार के उपरांत, जब उपनिवेश सरकारें हमारे यहाँ आई, लगभग अभी मैंने बताया, यहाँ देखिए कब आई हैं, तो यहाँ पर 16वीं शताब्दी के पास में आई हैं औपनिवेशिक सरकारें। तो हमारे देश में उपनिवेश के प्रसार के उपरांत प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रबल हो जाने, यानी जो हमारी यहाँ की प्रतिकूल परिस्थितियां थी उनके मजबूत हो जाने के परिणाम स्वरूप राष्ट्रवाद का विकास हुआ तथा यह ब्रिटिश शासन काल में 19वीं सदी के अंतिम चरण में और मजबूत होने लगा या और प्रबल होने लगा। अब आगे देखते हैं भारतीय समाज के 4 प्रमुख पारंपरिक लक्षण।
भारतीय समाज के 4 प्रमुख पारंपरिक लक्षण क्या है? अनेकता में एकता, यानी जो हमारा भारतवर्ष है उसका यानी जो प्रमुख पारंपरिक या कह सकते हैं प्राचीन काल से चला आने वाला लक्षण क्या है कि यह अनेकता में एकता पाई जाती है। यानी भारतीय अनेक है, अनेक जाति धर्म से संबंधित होते हैं, फिर भी इनके बीच में एकता पाई जाती है। फिर आगे देखते हैं वर्णाश्रम तथा जाति व्यवस्था का पालन, यानी जो भारतीय होते हैं वो वर्णाश्रम पर आधारित है, यानी वर्ण का अर्थ होता है जाति, विभिन्न प्रकार की जाति तथा विभिन्न प्रकार के आश्रमों से गुजर कर ही जाति व्यवस्था का पालन करते हैं। फिर है अगला तीसरा हमारा है संयुक्त परिवार प्रणाली। संयुक्त परिवार प्रणाली यानी जो हमारी पारंपरिक विशेषता है भारतीय समाज की, उसमें क्या होता है कि संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती है, यानी जो परिवार होता है वो संयुक्त रूप से एक साथ निवास करता है। संयुक्त परिवार की परिभाषा मैंने आपको बताई है कि 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के सदस्य एक ही छत के नीचे जीवन यापन करते हैं तथा एक ही रसोई का बना खाना खाते हैं, उसे हम संयुक्त परिवार प्रणाली कहते हैं। अब आगे देखते हैं चौथा, पितृसत्तात्मक परिवार को प्रधानता। नहीं, भारत की सबसे प्रमुख पारंपरिक विशेषता क्या है कि वहां पर पितृसत्तात्मक परिवार को ही प्रधानता दी जाती है, यानी पिता ही परिवार का मुखिया होता है और वही परिवार के समस्त कार्यों को संचालित करता है। फिर आगे देखते हैं, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा बच्चों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां, चैप्टर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां देता रहूंगा। फिर आगे देखते हैं भारतीय समाज में पढ़ने वाले पाश्चात्य संस्कृति के 4 प्रमुख प्रभाव, यानी भारतीय समाज पर पढ़ने वाले पाश्चात्य संस्कृति के 4 प्रमुख प्रभाव कौन कौन से थे? तो जाति प्रथा तथा धर्म के प्रभाव में कमी, यानी जाति प्रथा तथा धर्म के प्रभाव में कमी थी। फिर संयुक्त परिवारों का विघटन तथा विवाह के रूप में परिवर्तन, यानी जो पाश्चात्य संस्कृति थी, पुरानी संस्कृति हमारी, तो संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ तथा विवाह के रूप में परिवर्तन भी होने लगा है। संयुक्त परिवार जो थे वो टूटते चले गए और विवाह के रूप में भी परिवर्तन होता चला गया। फिर आगे शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन, यानी शिक्षा प्रणाली जो है उसमें भी परिवर्तन होता चला गया। यानी प्राचीन काल में जो भारतीय समाज में शिक्षा प्रणाली थी, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्राचीन काल में चलती थी, किंतु आज की शिक्षा प्रणाली वैसी नहीं है। आज बड़े बड़े विद्यालयों में ही, सरकारी तथा निजी विद्यालयों में शिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध है। अब गुरुकुल की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। फिर आगे राजनीतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन, यानी राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। तो भारतीय समाज पर पढ़ने वाले पाश्चात्य संस्कृति के 4 प्रमुख प्रभाव कौन कौन से थे? तो ये 4 प्रमुख प्रभाव, यानी जाति प्रथा तथा धर्म के प्रभाव में कमी, यानी सबसे पहले जातिवाद तथा धार्मिक जो प्रभाव था वो प्रबल था, किंतु उसमें अब समाप्ति आई। जाति प्रथा तथा धर्म सभी एक समान माने जाने लगे। फिर संयुक्त परिवारों का विघटन होना शुरू हो गया तथा विवाह के रूप में भी परिवर्तन होने लगा है। फिर शिक्षा क्यों होने लगा है संयुक्त परिवारों का विघटन? क्योंकि सभी रोजगार की तलाश में बाहर निकलने लगे हैं शिक्षा ग्रहण करके। फिर सही शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन है। शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन क्यों होने लगा? क्योंकि पहले गुरुकुल में जाते थे बच्चे, आश्रम में रहते थे और वहीं पर शिक्षा अर्जित करते थे, किंतु अब उस शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन हो गया है। अब देखिए राजनीति क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन। तो राजनीति क्षेत्र में, यानी पहले की राजनीति का स्टेटस दूसरा था, किंतु आज की राजनीति जो है वो एक कुशल राजनीति के रूप में निखर कर सामने आ रही है। तो बच्चों, हाँ, हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आप कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।